हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी जेबीटी टेट जून 2025 का क्वेश्चन पेपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 150 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, हम फुल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये टेट का कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। शुरुआत करेंगे हम जनरल नॉलेज एंड ईवीएस पोर्शन से। पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान और ईवीएस का। भारत में कौन से द्वीप की प्रवाल उत्पत्ति है? from which island in India the coral originated? तो ये द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी? देखिए, मंजीरा रिवर ये गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती सहायक नदी है। वैन गंगा या पैन गंगा ये भी सहायक नदी है। लेकिन दूध गंगा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, दूध गंगा सहायक नदी नहीं है। गोदावरी नदी भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। पहले पे कौन सा है? पहले पे है गंगा रिवर, सेकंड पे है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये बंगाल की खाड़ी में मर्ज हो जाती है। लेंथ है इसकी 1465 मीटर, 65 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर का सफर ही तय करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी सॉल्ट लेक है? सॉल्ट झील है, यानी जिसका पानी खारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्ट लेक? खारे पानी की झील। देखिए, सांबर लेक जो है ये खारे पानी की झील है। सॉल्ट लेक है, ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। सांबर लेक राजस्थान में है। वुलर लेक जो है ये भारत की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। डल झील ये भी फ्रेश वाटर की लेक है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। गोविंद सागर लेक हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, ये भी फ्रेश वाटर लेक है। तो सॉल्ट लेक ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश को हरित करने का प्रतिवर्ष स्मरण दिलाने हेतु वन महोत्सव का सूत्रपात किया? हु इनिशिएटेड द वन महोत्सव टू रिमाइंड द कंट्री ऑफ ग्रीनिंग एवरी ईयर? वन महोत्सव का ये इनिशिएटिव शुरू किया था के एम मुंशी के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, के एम मुंशी के द्वारा ये देश को हरा भरा करने के लिए वन महोत्सव का सूत्रपात किया गया था। इसका इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था के एम मुंशी द्वारा। इनका पूरा नाम था कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। ये इनिशिएटिव इन्होंने 1950 में शुरू किया गया था। ओके, 1950 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य में पोडजोलिक मृदा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव पोडजोलिक सॉइल? देखिए, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पोडजोलिक सॉइल है, लेकिन उड़ीसा में पोडजोलिक सॉइल नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। नॉट पूछा था, नॉट हैव, तो उड़ीसा डॉट हैव। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल के किस त्योहार को पृथ्वी पूजा भी कहा जाता है? विच फेस्टिवल ऑफ हिमाचल इज ऑल्सो नोन एज पृथ्वी पूजा? हिमाचल प्रदेश का जो चेरवाल फेस्टिवल है, चेरवाल फेस्टिवल को पृथ्वी पूजा भी कहा जाता है। इसमें मदर अर्थ की पूजा की जाती है, भूमि की पूजा की जाती है। किसान जो है, फार्मर अपने रिचुअल यहाँ पे फॉलो करते हैं। ओके, चेरवाल यूजुअली ये अगस्त मंथ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधोन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में है? दुधोन एंड पार्वती ग्लेशियर्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? दुधोन और पार्वती ग्लेशियर ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जो दुधोन ग्लेशियर है ये 15 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। ओके, 15 किलोमीटर। और ये जो पार्वती ग्लेशियर है, इससे पार्वती नदी को पानी मिलता है, पार्वती नदी को। ये ग्लेशियर भी 15 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा कुल्लू में एक व्यासकुंड ग्लेशियर है। व्यासकुंड ग्लेशियर रोहतांग के पास है ये ग्लेशियर। इससे रोहतांग के पास व्यासकुंड ग्लेशियर जो है, इससे व्यास नदी को पानी निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द फेमस चैडविक फॉल्स सिचुएटेड? चैडविक फॉल ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। देखिए, गर्मियों में ये सूखा रहता है झरना, बरसात के मौसम में इसमें कभी कभार पानी होता है। यूजुअली ये सूखा ही रहता है। ओके, चैडविक फॉल है, इसमें बहुत कम पानी रहता है यूजुअली, बरसात में इसमें थोड़ा पानी बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, शिमला में है चैडविक फॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जो इसका नाम अब HPRC है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, उसका पहले नाम था हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? हालांकि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अब फिर खत्म ही कर दिया था, अब नया HPRC ही बना था, ये सिर्फ नाम चेंज किया है हालांकि इन्होंने। तो इनका नाम था KC मल्होत्रा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, KC मल्होत्रा। HPSSB SSSB हमीरपुर की स्थापना हुई थी 1998 में, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कियास वन्य जीव विहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कियास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कियास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कुल्लू में है कियास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ हिमाचल प्रदेश अबव सी लेवल? जो हाइट है हिमाचल प्रदेश की, जो एल्टीट्यूड है हिमाचल प्रदेश का, वो वेरी करता है 350 मीटर्स टू 700 मीटर अबव मीन सी लेवल। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, कालका शिमला रेलवे लाइन किस वर्ष बना था? इन विच ईयर वॉज द कालका शिमला रेलवे लाइन बिल्ट? कालका शिमला रेलवे लाइन 1903 में बनकर तैयार हुआ था, 1903। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसको ओपन कर दिया था 1903 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर सॉल्ट माइंस? कि सॉल्ट माइंस के लिए हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला फेमस है। मंडी की जो गुम्मा और द्रंग जगह नाम है, गुम्मा में नमक मिलता है, नमक की खाने हैं गुम्मा में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट मंडी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां हैं? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द मैक्सिमम इंडस्ट्रियल यूनिट्स? मैक्सिमम इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन में, क्योंकि सोलन में आपका नालागढ़ आ गया, बद्दी आ गया, परवाणु आ गया, तो यहाँ पे ही सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं हिमाचल प्रदेश में, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए, ये क्वेश्चन अभी हमने जो लास्ट वीडियो डाली थी रिवीजन की, उसमें ये क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हिमालय के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? Who was the first Indian woman to climb Mount Everest in the Himalayas? तो ये थी बछेंद्री पाल। इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, कब चढ़ी थी ये, कहाँ से हैं ये। ओके, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ये आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 136, पृथ्वी पर सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? व्हाट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑन अर्थ? टॉलेस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा कहाँ है? ये है UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है बुर्ज खलीफा। इसकी टोटल हाइट है 8,028 मीटर। ओके, सॉरी 828 मीटर, सॉरी 828 मीटर। नेक्स्ट है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर इन अ सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? इन विच पीरियड डिड द मॉडर्न होमोसेपियंस ह्यूमंस इमर्ज? मध्य पूरा पाषाण काल में आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव माना जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल। अगला है, निम्न में से कौन पुरातत्ववादी हड़प्पा उत्खनन के से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशंस ऑफ हड़प्पा? हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित जो यहाँ पे पुरातत्ववादी है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो है दयाराम साहनी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा साइट है उसकी खोज की थी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। द एक्सेप्टेड डेट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज? जो एक्सेप्टेड डेट है वो है 2500 से 1800 ईसा पूर्व तक, बिफोर क्राइस्ट तक। ओके, 2500 BC टू
1800 BC। ये एक्सेप्टेड डेट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसी टाइम पीरियड में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भी हुआ। ओके, इसी बीच में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? इन विच वेदा इज द फेमस गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऋग्वेद। इसके अलावा जो अथर्ववेद है ना, इसमें जादू सूत्रों का ज्ञान है। ओके, जादू सूत्रों का ज्ञान है इसमें अथर्ववेद में। सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड है, धुन से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड। अथर्ववेद मैजिक से रिलेटेड। यजुर्वेद यज्ञ सूत्रों से रिलेटेड है। ओके, यज्ञ के बारे में इसमें सूत्र दिए गए हैं, यज्ञ सूत्रों से रिलेटेड है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है, सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? जो कोट है, फ्रॉम वेयर वॉज द कोट सत्यमेव जयते टेकन? सत्यमेव जयते का जो कोटेशन है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? लेटर वैदिक पीरियड में उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान था जो वो प्रजापति को मिला था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रजापति। कलाशोक की राजधानी क्या थी? वट वॉज द कैपिटल ऑफ कालाशोक? कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पाटलिपुत्र। कालाशोक ने लगभग 28 वर्ष तक शासन किया था, 28 ईयर्स। ये शिशुनाग का उत्तराधिकारी था और इन्होंने मगध पर शासन किया था। ओके, नेक्स्ट है, देहलीवाल था, देहलीवाल क्या था? देहलीवाल क्या था? देहलीवाल एक कॉइन था, सिक्का था ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। ओके, कॉइन ऑफ दिल्ली, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनवा जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बिनवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? बिनवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कांगड़ा में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। नेक्स्ट है, भूपटल के ठीक नीचे पृथ्वी की सतह कहलाती है, द सरफेस ऑफ अर्थ जस्ट बिलो द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड? जो अर्थ की लेयर होती है वो 4 भागों में डिवाइडेड है। ओके, 4 भागों में डिवाइडेड है ऐसे। सबसे पहले अंदर आएगा आपका इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल आएगा आपका, इनर मेंटल, आउटर मेंटल एंड क्रस्ट, सबसे ऊपर क्रस्ट। तो क्रस्ट के बाद आता है मेंटल, यानी आउटर मेंटल आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बाह्य मेंटल या आउटर मेंटल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्टोन फ्लाई एक सूचक है, स्टोन फ्लाई इज अ पॉइंटर, स्टोन फ्लाई इज अ पॉइंटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। देखिए, स्टोन फ्लाई एक जो आपके पानी के जलाशय होते हैं, जलाशयों में स्टोन फ्लाई पाई जाती है। जब किसी पानी के सोर्स में, जलाशय में स्टोन फ्लाई पाई जाती है तो ये एक अच्छे जल गुणवत्ता का एक सूचक माना जाता है। ओके, तो स्टोन फ्लाई जो है वाटर से रिलेटेड है, ऑप्शन बी करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस फ्लावर ब्रह्मकमल ग्रोज नेचुरली? तो ब्रह्मकमल ये हाई एल्टीट्यूड रीजन में उगता है नेचुरली, जैसे हिमालयन रेंज हो गई, हिमालयन रेंज में भूटान, नेपाल, इंडिया, यहाँ पे हिमालयन रेंज इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, इन हिमालयन रेंज, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए, ये क्वेश्चन जीके के पोर्शन थे, 30 क्वेश्चंस। जीके के पोर्शन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस जेबीटी टैट के हिसाब से मॉडरेट टू टफ लेवल के थे, इजी मैं नहीं कहूंगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी भी थे, बेसिक भी थे, लेकिन 50% क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट टू हार्ड लेवल के थे, अगर जेबीटी टैट का लेवल देखा जाए तो। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजी सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल बायस्ड टेस्ट। कल्चरल बायस टेस्ट होते हैं जिसमें कुछ विशेष या सांस्कृतिक समूहों के प्रति जो है पक्षपात होता है, जैसे नाम इसका कल्चरल बायस टेस्ट है, जिसके परिणामों में जो है आपको देखने को मिलती है अनफेयर आउटकम्स, आपको देखने को मिलते हैं, बायसनेस देखने को मिलती है। ओके, देखिए, सबसे पहले अगर देखिए हम नॉन वर्बल टेस्ट में, नॉन वर्बल टेस्ट जो है ये विजुअल और परफॉर्मेंस टास्क पर ये निर्भर करते हैं, तो इसमें कल्चरल बायसनेस का उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा इसमें, नॉन वर्बल टेस्ट तो इसमें नहीं होगा। वर्बल टेस्ट जो है ये कल्चरल बायस हो सकते हैं अगर ये ज्यादा रिलाई करते हैं लैंग्वेज पे, इडियम पे, कल्चरल रेफरेंसेस पे, अगर ये ज्यादा अधिक निर्भर करते हैं तो ये सांस्कृतिक पक्षपाती हो सकते हैं। ओके, और लेकिन अगर स्टैंडर्डाइज
साइकोलॉजिकल टेस्ट की अगर बात करें, जो स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनको संस्कृति निष्पक्ष होने के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन वो अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग कल्चर में फिट नहीं बैठते हैं, जिस कारण वो संस्कृति पक्षपाती जो है हो सकते हैं, बायसनेस उनमें देखी जा सकती है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है। हमें इसमें श्योर नहीं है क्योंकि थोड़ा सा इसमें ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है थोड़ा, तो इसको ऑफिशियल आंसर की आने तक का इसका वेट करेंगे, इसमें हम फाइनल नहीं इसमें देंगे। ऑप्शन बी हम इसमें लेके चल रहे हैं कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, निष्पादन परीक्षण का उदाहरण है। तो परफॉर्मेंस टेस्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल है कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ये एक नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट है, वही पूछा था कि परफॉर्मेंस टेस्ट का कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ रेंज इन मॉडरेट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, बौद्धिक अक्षमता के सामान्य स्तर में बुद्धि लब्धि प्रसार क्या होता है। यहाँ पे बोला है मॉडरेट लेवल पर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी मॉडरेट लेवल पे होती है 35 से 50-55 के बीच में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 35 to 55 IQ लेवल होता है इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक लब्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था। सांवेगिक लब्धि का संप्रत्यय दिया था सर्वप्रथम सेलोवे और मेयर ने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सेलोवे और मेयर ने इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया था 1990 में, इन्होंने ये टर्म दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषणवादी मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है। एनालिटिकल साइकोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय कार्ल जंग। इसे जंगियन साइकोलॉजी या एनालिटिकल साइकोलॉजी को जंगियन साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। कार्ल जंग ने डेवलप की थी एनालिटिकल साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ थॉट डेवलप्ड बाय कार्ल जंग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई थी अनकॉन्शियस माइंड की और इसके इन्फ्लुएंस की ऑन ह्यूमन बिहेवियर पर अनकॉन्शियस माइंड का क्या इन्फ्लुएंस रहता है, ये इन्होंने बताया था अपनी एनालिटिकल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी वाज पब्लिश्ड बाय, ये बुक किसकी है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये पुस्तक है विलियम जेम्स की। विलियम जेम्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विलियम जेम्स ने ये पुस्तक अपनी पब्लिश की थी 1890 में, 1890 में विलियम जेम्स द्वारा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये बुक पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की स्थापना सन फिलिंग द ब्लैंक्स में हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इज एस्टेब्लिश एट बेंगलोर इन 1974। 1974 को बेंगलोर में ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की स्थापना हुई थी 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दो विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति है। द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स obtained by an individual on the same test on two different occasions पर consistency of scores obtained by individual is called reliability। ओके, उसकी विश्वसनीयता दर्शाती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मस्तिष्क के चेतन रूप के लिए गए निर्णय के बिना स्वतः घटित होती है। द फिलिंग द ब्लैंक्स टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द ब्रेन। तो जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया होती है, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं हमारे, ये टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ब्रेन। जैसे आपको कैंडल की फ्लेम से आपका हाथ टच होता है, आपको जलना महसूस होता है, तो आप विदाउट कॉन्शियस डिसीजन लिए दिमाग के आप अपना हाथ पीछे हटा लेंगे थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज ऑफ चाइल्डहुड द चाइल्ड गेन्स द एबिलिटी ऑफ मेंटली रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट्स दैट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट। पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था के किस अवस्था में बच्चा उस वस्तु को मानसिक रूप से निरूपित करने की योग्यता प्राप्त करता है जो वस्तु भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है। तो ये स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये
होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो सेकंड स्टेज है जीन पैजे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को फिलिंग द ब्लैंक सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्कीज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज आल्सो नोन एज डैश थ्योरी। वाइगोत्स्की की थ्योरी है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, इसे सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स इंक्लूड फिजिकल ट्रेट्स सच एज हाइट, वेट, आई, स्किन कलर एक्सेट्रा। फिजिकल ट्रेट्स की यहाँ पे बात हो रही है। शारीरिक लक्षण जैसे ऊंचाई, वजन, आंख, त्वचा का रंग आदि किसके अंतर्गत आते हैं? फिजिकल ट्रेट्स सच एज हाइट हो गई आपकी, वेट हो गया, आपकी आई हो गई, स्किन कलर हो गया, ये फिनोटाइप में आते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिनोटाइप क्या है? ये सिंपली एक ऑब्जर्वेबल ट्रेट है ये, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। फिनो का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, ओके। जैसे हाइट हो गई, ऑब्जर्व की जा सकती है, देख। हेयर कलर हो गया, वेट हो गया, आपकी आई हो गई, स्किन कलर हो गया, ओके, सारे फिनोटाइप ट्रेट में आते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, दृश्य रूपक। अगला क्वेश्चन है, अवधान के बहुविधिक सिद्धांत का विकास किसने किया? हु डेवलप्ड द मल्टीमोड थ्योरी ऑफ अटेंशन? मल्टीमोड थ्योरी ऑफ अटेंशन दी थी जॉनस्टन एंड हिंज ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जॉनस्टन एंड हिंज ने 1978 में मल्टीमोड थ्योरी ऑफ अटेंशन दी थी। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द लर्निंग सिचुएशन इन classical conditioning is an association between two stimulus, bell and the food. In this, bell is the learning situation in classical conditioning is an association between two stimulus. एक बेल थी और एक फूड था। प्राचीन अनुबंधन में अधिगम की स्थिति में दो उद्दीपक थे, एक घंटी थी और एक भोजन था। इनके बीच साहचर्य जो स्थापित होता है, इसमें घंटी क्या है? तो जो पहले उसको कुत्ते को जो पावलव पहले खाना देता है, फिर उसके मुंह में सलाइवा आता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वो घंटी बजाता है, फिर खाना देता है, फिर उसमें सलाइवा आता है, ऐसा बार बार करता है। फिर बाद में क्या करता है, घंटी ही बजाता है। घंटी ही बजाता है तो कुत्ते को पता लग जाता है कि अब घंटी बजी तो अब भोजन मिलेगा। जब घंटी बजेगी तो उसको पता लगेगा कि अब भोजन मिलेगा, तो घंटी बज के ही उसके मुंह में सलाइवा जनरेट होने लग जाता है। यानी उसका जो है, पहले तो भोजन था, भोजन का अनकंडीशनड स्टिमुलस था, लेकिन जब भोजन को घंटी ने रिप्लेस कर दिया, घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह में सलाइवा आने लग गया, तो जो घंटी थी, जो बेल है, वो कंडीशनड स्टिमुलस बन गया। ओके, घंटी जो है कंडीशनड स्टिमुलस बन गया। इसमें घंटी क्या है? कंडीशनड स्टिमुलस है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग? लेटेंट लर्निंग का कंसेप्ट दिया था टॉलमैन ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, टॉलमैन। जो फिनोमेना है लेटेंट लर्निंग का, ये एसोसिएट किया जाता है रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन से। इससे रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन से कंसेप्ट दिया था हम लेटेंट लर्निंग का टॉलमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट्स प्रेजेंटेड फिलिंग द ब्लैंक्स फेजेस ऑफ स्किल एक्विजिशन। फिट्स ने कौशल अधिगम के कितने चरण प्रस्तुत किए? फिट्स ने 3 फेजेस दिए, 3 स्टेप्स बताए थे, 3 फेज बताए थे स्किल एक्विजिशन के। स्किल एक्वायर करने के लिए 3 स्टेजेस हैं। ये 3 स्टेज कौन कौन से हैं? पहला स्टेज है कॉग्निटिव फेज। दूसरा फेज बताया था उन्होंने एसोसिएटिव फेज, और थर्ड स्टेज बताई थी, तो थर्ड फेज था, वो था ऑटोनोमस फेज। ये 3 फेज बताए हैं फिट्स के। ओके, स्किल एक्विजिशन के 3 स्टेजेस, 3 फेज। क्वेश्चन नंबर 17 है, द लार्ज नंबर ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैव। अधिगम अशक्तता वाले अधिकांश बच्चों में फिलिंग द ब्लैंक्स लक्षण पाए जाते हैं। देखिए, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन में मैक्सिमम डिसलेक्सिया होता है। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालिक स्मृति की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरीज। देखिए, क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो जो साइकोलॉजी की थी उसमें किया था। ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरीज, शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन होती है लेस देन 30 सेकंड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 15 से 30 सेकंड के बीच में ही होती है ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी की। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, हमारे निजी जीवन से संबंधित स्मृतियां फिलिंग द ब्लैंक स्मृतियां बनती है। मेमोरीज रिलेटेड to our personal life experience constitute the fill in the blanks memories.
जो एपिसोडिक मेमोरी होती है ना, एपिसोडिक मेमोरी, घटनापरक मेमोरी, ये एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। एपिसोडिक मेमोरी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसमें स्टोर होते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक इवेंट्स एंड जो भी आपका जो पर्सनल लाइफ में आपके जो एक्सपीरियंस रहते हैं वो एपिसोडिक मेमोरी में स्टोर होते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी ये रहती है, जैसे आपकी फैमिली वेकेशन हो गई, आपकी बर्थडे पार्टी हो गई, या कोई भी आपका जो आपकी पर्सनल लाइफ में इवेंट होता है जिसको आप याद रखते हो, वो एपिसोडिक मेमोरी में आता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स ने स्मृति को रचनात्मक प्रक्रिया माना है, न कि पुनरुत्पादक प्रक्रिया। फिलिंग द ब्लैंक्स शॉ मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्टिव एंड नॉट अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो ये जो बार्टलेट है, बार्टलेट सॉ मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्टिव एंड नॉट अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ओके, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो लोग याद करने के बाद सो जाते हैं उनमें जागने वालों की अपेक्षा, फिलिंग द ब्लैंक्स, पीपल हु गो टू स्लीप आफ्टर मेमोराइजिंग शुड फिलिंग द ब्लैंक्स एज कंपेयर टू दोज हु रिमेन अवेक। जो लोग याद करने के बाद सो जाते हैं उनमें जागने वालों की अपेक्षा कम विस्मरण होता है, यानी उन्हें कम भूलता है। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। उनको कम, जो याद करने के बाद सो जाते हैं लर्निंग करने के बाद, तो उनको जो जागते रहते हैं याद करने के बाद भी उनसे कम भूलता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति वृद्धि के लिए PQRST विधि का विकास किसने किया था? हु डेवलप्ड PQRST मेथड टू एनहांस मेमोरी। जो PQRST मेथड है इसको डेवलप किया था थॉमसन एंड रॉबिन्सन ने टू एनहांस मेमोरी। ओके, थॉमसन एंड रॉबिन्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का सामान टूट जाता है, यह जग कांच का है, यह टूट सकता है, यह किसका उदाहरण है? ऑल द ग्लास आर्टिकल्स आर ब्रेकेबल, दिस इज अ ग्लास जग सो इट कैन बी ब्रेक, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल है डिडक्टिव रीजनिंग का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसे टॉप डाउन अप्रोच भी कहा जाता है, जहां पे जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाया जाता है, जनरल स्टेटमेंट से मूव किया जाता है स्पेसिफिक की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटजीज नॉट हेल्पफुल इन एनहांसिंग क्रिएटिव थिंकिंग। सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाने में सहायक नहीं है। देखिए, जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है उसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग नहीं होता, उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओके। यूज ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये तो एक नैरो थिंकिंग होती है। विशिष्ट अगर आपने सोचना है, डाइवर्जेंट सोचना पड़ेगा क्रिएटिव सोचने के लिए, ओके, क्रिएटिव चीज करने के लिए। तो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। विच स्ट्रेटेजी इज नॉट हेल्पफुल, ये स्ट्रेटेजी हेल्पफुल नहीं होगी। यूज ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग इज नॉट हेल्पफुल इन एनहांसिंग क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग एनहांस करने के लिए हमें डाइवर्जेंट सोचना पड़ेगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग इससे काम नहीं चलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा का विकास फिलिंग द ब्लैंक्स के सिद्धांतों पर आधारित है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज फिलिंग द ब्लैंक्स प्रिंसिपल्स। व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा का विकास अनुबंधन के सिद्धांतों पर आधारित है, विकास के जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, मोटिवेशन लैटिन शब्द फिलिंग द ब्लैंक से बना है। द टर्म मोटिवेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो ये मोटिवेशन लैटिन वर्ड मोवियर से ड्राइव हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मोवियर। नेक्स्ट है, मॉस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के तल फिलिंग द ब्लैंक्स में। इन द बॉटम ऑफ मॉस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। देखिए, ये क्वेश्चन हमने अपनी लेटेस्ट जो साइकोलॉजी की रिवीजन वीडियो डाली थी लास्ट डे में, ओके, यानी 11 तारीख को जो आपने साइकोलॉजी की रिवीजन वीडियो डाली थी, उसमें ये क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया था। जो हायरार्की ऑफ नीड्स है अब्राहम मॉस्लो की, उसमें सबसे बॉटम में कौन है, उसके ऊपर कौन है, 5 स्टेजेस बताई थी। सबसे ऊपर थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज, और सबसे नीचे कौन सी स्टेज थी जो सबसे पहले शुरू होती है? इन द बॉटम, बॉटम में होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है आपका फूड, वाटर, रेस्ट, ये चीजें आती हैं जो बेसिक नीड होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ये आती है सबसे बॉटम पे। सबसे हाईएस्ट लेवल पे आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये 5th नंबर पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फर्स्ट पे है फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड पे आएगी आपकी सेफ्टी नीड, थर्ड पे आएगी आपकी बिलोंगिंगनेस नीड। ओके, तो ऐसे है, फर्स्ट पे
फिजियोलॉजिकल, सेकंड पे सेफ्टी नीड्स, थर्ड पे बिलोंगिंगनेस नीड्स, और लास्ट में ये फिजियोलॉजिकल नीड ये फर्स्ट पे आएगी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। ओके, फोर्थ नंबर पे आएगी आपकी एस्टीम नीड्स, जो यहाँ पे मिसिंग था, एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स आती है फोर्थ पे। फिजियोलॉजिकल नीड्स से शुरुआत होती है, फिर सेफ्टी नीड्स पे, फिर बिलोंगिंगनेस नीड्स पे, एस्टीम नीड्स पे, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंठा आक्रामकता परिकल्पना का प्रतिपादन किया। द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन hypothesis was proposed by frustration aggression hypothesis was proposed by डोलार्ड एंड मिलर। डोलार्ड एंड मिलर द्वारा ये हाइपोथेसिस प्रपोज की गई थी इन 1939। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा दूषिंचता प्रबंधन के लिए आवश्यक युक्तियां हैं। स्ट्रेटजीज यूजफुल इन मैनेजिंग एग्जामिनेशन एंजाइटी। एग्जामिनेशन एंजाइटी को मैनेज करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी यूजफुल है? प्रिपेयर वेल, रिलैक्सेशन या विश्राम, एक्सरसाइज या ऑल ऑफ दिस। देखिए ये सभी मेथड, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, विश्राम करना, वेल प्रिपेयर होना, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एग्जामिनेशन में आपको एंजाइटी नहीं होगी, अच्छे से तैयारी करेंगे, प्रॉपर नींद लेंगे, प्रॉपर रेस्ट करेंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज कर लेंगे अगर, तो आपको एंजाइटी नहीं होती है एग्जामिनेशन में। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और मोर इंपॉर्टेंट, आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तब आपको उस क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उस पे फोकस करना है, ना कि इस पेपर का क्या रिजल्ट आएगा, मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, क्या होगा। फ्यूचर की बातें नहीं सोचनी है उस टाइम। फ्यूचर की बातें सोचेंगे, जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी गलत हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन आप एट प्रेजेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी के बारे में सोचें, आपको एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। मेंटल एज ऑफ 10 ईयर ओल्ड बॉय इज 12 ईयर्स, फाइंड हिज IQ। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने बार बार डिस्कस किए थे रिवीजन की वीडियो में। फॉर्मूला आपको लगाना था मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज आपके पास दी गई है 12 ईयर्स, क्रोनोलॉजिकल एज है 10 ईयर्स इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 इंटू 10 120। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाना था, 120, उसका IQ लेवल होगा 120। नेक्स्ट है इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पे। दे फिलिंग द ब्लैंक्स ऑल डेड, ही मटर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स हिमसेल्फ। दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, द हंटर फिलिंग द ब्लैंक्स टेकन फिलिंग द ब्लैंक्स सरप्राइज। तो इसका हो जाएगा द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, वन मॉर्निंग when the geese has fill in the blanks out fill in the blanks search of food। one morning when the geese has gone, geese had है यहाँ पे, had gone out in search of food। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, a creative activity filling the blanks be followed filling the blanks a representation before the class। the creative activity should be followed by a representation before the class। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, should be followed by। क्वेश्चन नंबर 35, when he filling the blanks some sweet syrup filling the blanks is syrup filling the blanks it and serve it, then he pours some sweet syrup over it and serve it। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 to 40, चूज an option which can be substituted for given word sentence phrase out of given options। wild people in primitive stage, wild people in primitive stage is called savages। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, savages होता है असभ्य, uncivilized। नेक्स्ट है स्पोकन इन अ लो टोन, मर्डर्ड,
मटर्ड होता है स्पोकन इन लो टोन, बहुत ही बिल्कुल शांत स्वभाव में, शांत स्वर में बोलना, जो सरलता से ना सुनाई दे, यानी बहुत धीरे से बोलना मटर्ड कहलाता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड विद नो वेजिटेशन। लैंड विद नो वेजिटेशन इज कॉल्ड बैरन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइलैंड होता है जो पीस ऑफ लैंड जो सराउंडेड बाय वाटर, जो वाटर से सराउंडेड हो, पीस ऑफ लैंड आइलैंड। ओके, तो यहाँ तो घास हो सकता है, यहाँ पे वेजिटेशन भी हो सकती है। ओके, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बैरन होगा इसका बिल्कुल करेक्ट। ग्रास लैंड में ग्रास होता है। ओके, नेक्स्ट है इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी। इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी इसका होगा ब्रोस, ऑप्शन ए। एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड। एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड मीन्स का जो यहाँ पे होगा होगा फैसिनेटेड। फैसिनेटेड होता है एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड और अट्रैक्टेड टू समवन। ओके, फैसिनेटेड, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है चेंज द अबव गिवन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस एंड फॉर्म। पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस इन द इंटेरोगेटिव। सिंपल पास्ट टेंस चेंज करना है हमने ये इंटेरोगेटिव में, यानी पास्ट इंटेरोगेटिव में ही रहेगा आपका। तो पास्ट में आ जाएगा डज नहीं आएगा, डिड आएगा पास्ट में, ये हैज भी नहीं आएगा, डिड आएगा, लेकिन डिड के साथ यहाँ पे वोन नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे विन आएगा। डिड रीना विन द रेस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सिंपल पास्ट टेंस इन इंटेरोगेटिव फॉर्म, डिड रीना विन द रेस। सिंपल पास्ट टेंसेस का रीना वोन द रेस, रीना वोन द रेस का होगा यहाँ पे इंटेरोगेटिव, डिड रीना विन द रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है, इसी का ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, रीना हैड बीन विनिंग द रेस। रीना हैड बीन विनिंग द रेस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस इन इंटेरोगेटिव। सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल में हैज नहीं आएगा, विल तो फ्यूचर में चला गया, विंस नहीं आएगा, अब इंटेरोगेटिव कर रहे हैं तो विंस तो नहीं बनेगा। डज रीना विन द रेस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट में करना है इसको, फ्यूचर में और परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, विल हैव लगाना पड़ेगा, विल हैव लगेगा और पास्ट लगेगी आपकी वर्ब की फॉर्म। ओके, पास्ट पार्टिसिपल। तो विल हैव, रीना विल हैव वोन द रेस, विन का वोन हो जाएगा पास्ट में, रीना विल हैव वोन द रेस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा फ्यूचर परफेक्ट में। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, वॉज लगेगा और आईएनजी लगेगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इन इंटेरोगेटिव, हैज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, बीइंग भी नहीं आएगा। वॉज रीना विनिंग द रेस, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 to 50, a word is underlined in the next 5 statements, identify its part of speech, then listen carefully, replied the voice bird। then listen carefully, अब carefully क्या है यहाँ पे, carefully है यहाँ पे adverb, ऑप्शन डी adverb। नेक्स्ट है as they flew into the tree, into the tree, into क्या है यहाँ पे, into है प्रीपोजिशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर। हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस यहाँ पे है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये जो हैप्पीनेस वर्ड है ये क्या रेफर कर रहा है, ये फीलिंग इमोशन को रेफर कर रहा है। ओके, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है आई वॉज स्टक विद अटमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट है यहाँ पे नाउन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अ क्रिएचर पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड 4 फिंगर्स। तो बिटवीन यहाँ पे क्या है, बिटवीन अंडरलाइन है, बिटवीन है यहाँ पे प्रीपोजिशन। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 51 to 55, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे कमेटी की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कमेटी की करेक्ट स्पेलिंग है डबल टी आएगा, डबल ई आएगा, ये तो नहीं होगा, डबल टी डबल ए, COMMI डबल टी डबल ई, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है कमेटी। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, SPONT, ये तो शुरू में सभी की ठीक है, SPONT।
SPONTANEITY, स्पॉन्टेनिटी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑर्फेनेज, ORPHANAGE, ऑर्फेनेज, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑर्फेनेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट की करेक्ट स्पेलिंग, INGRE, INGRI नहीं होगा, INGRA, INGREDIENT, इंग्रेडिएंट, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट है शेड्यूल, शेड्यूल की स्पेलिंग है SCHEDULE, SCHEDULE, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56 to 60, चूज द वर्ड एपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल। एपोजिट है ये, अपोजिट नहीं है, ये एपोजिट है। एपोजिट, यहाँ पे एपोजिट का मतलब है कि जो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, वर्ड दिया गया है जैसे ऑर्डिनरी दिया है, इसके साथ जो नीचे वर्ड दिए गए हैं इनमें से किस वर्ड का ऑर्डिनरी वर्ड के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बताना है आपको इन वर्ड्स के बीच में। ओके, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी होता है नॉर्मल, ओके, एवरेज। ऑर्डिनरी का एप्ट बताना है यहाँ पे, यानी एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है इसके लिए, ऑर्डिनरी के लिए। इसका एंटोनीम होगा ऑप्शन ए, एमिनेंट। नेक्स्ट है टार्डीनेस, टार्डीनेस, टार्डीनेस का अपोजिट होगा पंक्चुअलिटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली का एपोजिट होगा यहाँ पे, तो इसका एपोजिट होगा यहाँ पे डिफेक्टेडली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है करेज, करेज का यहाँ पे एपोजिट मीनिंग बताना है, एपोजिट टिमिडिटी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, टिमिडिटी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड द लास्ट, सीज, परसवियर, ऑप्शन बी। ओके, तो ये इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस थे। नाउ हिंदी पोर्शन। त्रिभुवन में समास है, त्रिभुवन में द्विगु समास है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर इसका विग्रह करें तो तीन भुवनों का समाहार, जिसमें पहला त्रि आया यानी संख्यावाचक है, तो ये द्विगु हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वह आप आया था, में सर्वनाम है, वह आप आया था, यहाँ पे आप आ गया है तो ये निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें निजत्व का भाव है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, ये ओके, निजत्व का भाव जिसमें आता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं, ओके, कितने भेद हैं? 6। नेक्स्ट, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा गया है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को कहा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबा आदमी इस घर का मालिक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? लंबा आदमी गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गुणवाचक विशेषण। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, कौन सा काल है? मोहन ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ ली है उन्होंने, ये भूतकाल है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भूतकाल। ये कार्य अतीत में पूरा हो चुका है, उसने पढ़ ली है, ओके। कार्य जब अभी अतीत में कंप्लीट हो चुका होता है तो वो भूतकाल कहलाता है। कारक के मुख्य कितने भेद हैं? ऑप्शन, कारक के अगर वो देखे जाएं तो मुख्य इसके 8 भेद हैं, ओके। अब यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं कोई भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में खंड का अर्थ है, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उड़ान कौन सी क्रिया है? सॉरी, उड़ना कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 68 में उड़ना कौन सी क्रिया है? तो उड़ना अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अकर्मक। अकर्मक का मतलब है कर्म के बिना। क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि से भी क्रिया के 2 भेद हैं, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया 2 भेद हैं। ये किसके आधार पर है? ये रचना के आधार पर, रचना की दृष्टि से। कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है? कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, इसमें पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देव, सुर, अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो, यानी देवता, ऑप्शन सी भी इसमें पर्यायवाची है,
तो विहग क्या होता है? विहग होता है पक्षी, तो ये पर्यायवाची नहीं है देवता का, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यही पूछा था कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है, विहग पर्यायवाची नहीं है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? अभी हमने किया सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये 6 भेद हैं सर्वनाम के। पदनाम सदैव क्या होते हैं? पदनाम, पदनाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। ओके, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे प्रधानमंत्री शब्द है, ये पुल्लिंग ही है। प्रधानमंत्री ये महिला के लिए भी यूज होता है, लेकिन ये पुल्लिंग ही रहेगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री शब्द हो गया, राष्ट्रपति, और शब्द जैसे अध्यक्ष, अध्यक्ष, ये शब्द क्या है? ये सारे पदनाम हैं, क्योंकि ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल, ऑप्शन ए में बिल्कुल करेक्ट लिखा है। उ अदज फिर अदज व ल, उज्ज्वल। नेक्स्ट है, त का उच्चारण स्थान क्या है? त का उच्चारण स्थान किस प्रकार से होता है? क, च, ट, त, प। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ। तो त आया दंत्य में। जब त बोलते हैं आप, तो आपकी जीभ दांतों के मूल स्थान में टच होती है, दंत्य। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दंत्य। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के मूलतः 4 भेद हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन कौन से भेद हैं? पहला है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा आ गया आपका गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। तीसरा आ गया संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। फोर्थ वन परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। ये 4 भेद हैं विशेषण के। अगला क्वेश्चन है, यह मकान बड़ा है। कौन सा विशेषण इस वाक्य में है? ये गुणवाचक विशेषण है, ये गुण बता रहा है मकान का कि मकान बड़ा है। ओके, गुणवाचक विशेषण। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे जैसे राहुल हो गया, गंगा हो गई, या जैसे शिमला हो गया, ये सारे नाम क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है ये। बाकी जातिवाचक संज्ञा होती है कॉमन नाउन। जैसे हमने जाति, जैसे नदी, नदी क्या है? ये पूरी नदियों का बोध कराती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू का स्त्रीलिंग है। बाबू का स्त्रीलिंग होगा बबुआइन, बाबुआइन नहीं होगा, बबुआइन होगा, बबुआइन, ऑप्शन सी, बबुआइन। क्वेश्चन नंबर 81, अच्छे आचरण वाला के लिए एक शब्द है। अच्छे आचरण वाला होगा सदाचारी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सदाचारी। अच्छे आचरण वाले को सज्जन भी कहा जाता है और सदाचारी भी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाए तो सदाचारी, ऑप्शन सी। हिंदी में कितने स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ का स्पर्श करते हुए निकलती है, वो क्या होते हैं? उस स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग, ये सारे स्पर्श व्यंजन है। ओके, क, च, ट, त, प। ओके, तो यहाँ ऐसे तो इनकी संख्या 25 है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 27 25 के ज्यादा करीब है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 25 तो ये हो गया क, च, ट, त, प। इसके अलावा इसमें ड, ड और ढ भी जोड़ दिया जाता है, तो इनकी संख्या 27 हो जाती है। ओके, ऐसे 25 है, जैसे क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग, 5 5 है इनमें से। ओके, 25 ये हो गए और 26 से 27, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, क का उच्चारण स्थान है। क का उच्चारण स्थान, क कंठ से, क्वर्ग कंठ से, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कंठ। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण नहीं है? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान मुख से
कम हवा निकाले वे अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है वो अल्प प्राण है। तो ये क वर्ग का पहला स्थान है इसमें, तो ये नहीं होगा, ये तो अल्प प्राण है। ग तीसरा स्थान है क वर्ग का, तो ये भी अल्प प्राण है। त दंते का पहला है, तो ये भी अल्प प्राण है। लेकिन त के बाद थ, दंते में त के बाद थ आता है, इसका दूसरा स्थान है, तो ये अल्प प्राण नहीं है। तो यही पूछा था कौन सा अल्प प्राण नहीं है, तो थ अल्प प्राण नहीं है। थ क्या है? थ महाप्राण है। नेक्स्ट है, निम्न में कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पंकज कमल का पर्यायवाची है, नीरज पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी नीरज की कमल की पर्यायवाची नहीं है। मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा। ओके, कमल इसका पर्यायवाची अर्थ नहीं होता, तो यही पूछा था कौन सा नहीं है, मंदाकिनी नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, कौन सा यौगिक शब्द नहीं है? तो यौगिक शब्द में क्या होता है? यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी उनको अगर विग्रह करें तो दो या दो से अधिक शब्द बनेंगे और उन शब्दों का कोई अर्थ होगा, वो सार्थिक शब्द होंगे। तो जैसे यहाँ पे पहला दिया है अपमान, तो अप और मान है, यहाँ पे दोनों सार्थक शब्द है। नियमित, नियमित एक मूल शब्द है। ओके, ये किसी भी अन्य सार्थक शब्द से नहीं बना है। इसको ब्रेक करेंगे आप तो निय का कोई मतलब नहीं बनेगा, मित का कोई मतलब नहीं बचेगा। ओके, तो ये यौगिक शब्द नहीं है। सेनापति दे दिया है, यहाँ पे सेनापति होना था। सेना और पति को अलग अलग करेंगे तो दो सार्थक शब्द बनेंगे। सेना का अलग मतलब है, पति का अलग मतलब है। ओके, तो दो मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं, तो ये यौगिक शब्द है। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, नियमित यौगिक शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में आगत वर्ण है। आगत वर्ण वो वर्ण होते हैं या वो ध्वनियां होती हैं, वे अक्षर होते हैं जो मूल रूप से हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं थे, बल्कि वो दूसरे भाषाओं से, खासकर अरेबिक या फारसी या फिर हिंदी इंग्लिश भाषा से ले लिए गए हैं। ओके, और भाषाओं से जैसे अरबी, फारसी, हिंदी इंग्लिश भाषा से जो वर्ड्स, जो शब्द, ध्वनियां ली गई हैं, ओके, वो वर्ण आगत वर्ण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ज लिखते हैं, उसके बीच थोड़ी सा डॉट लगा देते हैं ना, तो ये छोटा सा बिंदु लगता है, इसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। ये जैसे वर्ण के नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है, तो ये अरबी फारसी से आए गए आगत वर्ण है। जैसे क के नीचे लगाया जाता है, ख के नीचे लगाया जाता है, यहाँ पे ज के नीचे लगाया है, तो ये क्या है? ये अरबी फारसी वर्ड है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वे कहलाते हैं। जो अंत में लगता है, उपसर्ग आगे लगते हैं, अंत में लगता है प्रत्यय, प्रत्यय लगता है पीछे यानी अंत में, तो इन्हें कहेंगे हम प्रत्यय। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं कहलाते हैं। जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हो गए हैं शब्द है, मूल रूप से वो संस्कृत के शब्द थे, जिनका हिंदी में थोड़ा सा चेंज होके वो हिंदी में यूज हो रहे हैं, वो उन शब्दों को कहते हैं तद्भव शब्द। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तद्भव शब्द। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन हिंदी में एज इट इज यूज होते हैं, जैसे थे वैसे ही हिंदी में यूज हो रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहलाते हैं। लेकिन जो शब्द संस्कृत के थे उनमें थोड़ा सा चेंज हुआ है और वो हिंदी में अब यूज हो रहे हैं, तो उन्हें तद्भव कहलाते हैं। तद्भव के एग्जाम्पल जैसे संस्कृत शब्द था अग्नि, अग्नि संस्कृत शब्द था, तो अग्नि शब्द हिंदी में चेंज कर दिया गया आग, तो ये पहले हिंदी संस्कृत से हिंदी में आया, थोड़ा सा चेंज हुआ, तद्भव शब्द बन गया। जैसे क्षेत्र का बन गया खेत, तो ये पहले संस्कृत शब्द था क्षेत्र, खेत हिंदी में बना, तो ये तद्भव शब्द है। रात्रि का बन गया रात, तो रात्रि संस्कृत शब्द था, थोड़ा सा बदलाव होके हिंदी में रात बन गया, तद्भव शब्द है। ओके, तो ये 30 क्वेश्चन थे हिंदी के। अब है हमारे पास मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन है, इफ 8a इज इक्वल टू 35 स्क्वेयर माइनस 27 स्क्वेयर देन फाइंड a। अब 8a की वैल्यू दी है हमारे पास, 35 का होल स्क्वेयर होता है 1225 1225, और 27 का स्क्वेयर होता है 729। तो हमारे पास 8a आया, इनको माइनस करके 496 496, तो a इज इक्वल टू 496 अपॉन 8, तो इस कट हो जाएगा, 8 1 जार 8, 8 6 जार 48, 1 8 2 जार 16, 62 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस
-5 क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 क्यूब 27 प्लस -5 का क्यूब कितना होगा, -5 का क्यूब होगा -125, 87 प्लस 8 27 प्लस 8 35 प्लस माइनस माइनस 125, तो -125 प्लस 35 ये आएगा हमारे पास 90 और साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, -90 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल इज, तो क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनकी एवरेज निकाली जाती है लोएस्ट एंड अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 160 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 0, 33 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 165 ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, एक आयत का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है जिसकी आपके पास लेंथ दी गई है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेड्थ दी गई है, ब्रेड्थ दी गई है आपके पास, चौड़ाई दी गई है 70 सेंटीमीटर, यानी 0 मीटर है और 70 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है आपके पास 1.25 मीटर और ब्रेड्थ दी गई आपके पास 0.70 सेंटीमीटर। यहाँ पे 70 सेंटीमीटर है तो हमने इसमें मीटर में लिखना है, जब इसको तो मीटर में लिखने के लिए हमें 0.70 मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 0.875 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, पूर्ण कोण का 5/6 भाग बराबर होगा, तो कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल होता है 360, तो 5/6 ऑफ कंप्लीट एंगल, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 6 6 36 0, 5 6 आर 30, एक 0 आपके पास आएगा 300 डिग्री, ऑप्शन बी। एक खेल मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है, प्रिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, एक मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और हरीश को 12 मिनट लगते हैं, प्रिया को 18 मिनट लगते हैं और हरीश को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही बिंदु और एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही दिशा में वो जाते हैं, वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें सिंपल आपको 18 और 12 का एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 मिनट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 97, यदि द्विघात बहुपद k प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 1 का शून्यक -3 है तो k का मान है, तो यहाँ पे लेट एफ एक्स इक्वल टू k माइनस 1 के एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 1, हमारे पास f माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, पुट x इक्वल टू -3, ये दिया है ना हमारे पास, x इक्वल टू -3 टू द गिवन पोलिनोमियल जो हमारे पास दिया गया है, तो हमारे पास क्या दिया गया है, k माइनस 1 -3 स्क्वेयर प्लस k माइनस 3, ये ब्रैकेट में आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k माइनस 1 एज इट इज रहेगा, -3 का होल स्क्वेयर 9, -3 इंटू के -3k प्लस 1 इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोल देंगे k माइनस 1 की, 9 इंटू के 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब 9k माइनस 3k यानी कि 6k और -9 प्लस 1 यानी -8 इक्वल टू 0, तो 6k इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू 8 अपॉन 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी k इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप आंसर की तरफ से भी देखें, इफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 75 देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y कैन बी,
तो अगर आप x और y की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करके देखें और आपके पास इनका सम मल्टीप्लाई जो भी करके 75 आ रहा है, तो आपका वही ऑप्शन सही होगा। जैसे पहले आप x की वैल्यू 35 पुट कर लें, अगर 35 प्लस 2y यानी 30 कितना आया, 30 प्लस 35 65 आया, यानी ये तो 75 के बराबर नहीं है। ओके, सेकंड अगर अप्लाई करें x पर 25 है तो 25x की जगह प्लस y कितना है 25, तो 25 गुणा 2 50, 50 और 25 कितना होता है 75, जो कि हमारे 75 के इक्वल। ओके, तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसे भी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अल्फा एंड बीटा यहाँ पे रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स है यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का रूट कैसे निकलेगा, इनका सम कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। तो फॉर्मूले का माइनस बी है -3, ए है 2, तो माइनस प्लस 3 अपॉन 2 आया अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा, सी अपॉन ए। सी क्या है हमारे पास, सी है हमारे पास -6, ए है 2, तो इसका आया 2 1 2 2 3 6, -3 आया हमारे पास प्रोडक्ट। तो हमने कैलकुलेट करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा आया था हमारे पास 3/2 डिवाइडेड बाई -3, 3/2 अपॉन -3, 3 1 3, 3 1 3, हमारे पास बचता है 1/2 और ये माइनस का साइन एज इट इज -1/2, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, अ डाइस इज थ्रोन वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स विल बी। यदि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये प्रोबेबिलिटी होती है, ये नंबर आ सकते हैं। तो ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर होते हैं 1 3 5, ये ऑड नंबर है। कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3 प्रोबेबिलिटी है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 1 3 5 में से कोई भी आ सकता है, तो 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है। टोटल नंबर्स कितने हैं, 6 हैं। ओके, तो 3/6, 3 1 3, 3 2 6, प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू 7x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस x माइनस 9 विल बी। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर कौन सी वेरिएबल की, यहाँ पे देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 4, तो 4 होगा इसकी डिग्री होगी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 12/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसका, यानी ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए जिससे रिजल्ट हमारे पास 1 आए। तो अगर 12/5 को हम 5/12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 5/12, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, इफ साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 0 देन साइन 2a इज इक्वल टू, साइन 2 यानी 2 साइन ए कॉस ए, इसमें सॉल्व करके आपके पास 1 आएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, इफ 8x plus 1 is equal to 64 then what is the value of 3x plus 1, 3 raised to power x plus 1। यहाँ पे दिया है 8x plus 1 is equal to 64। हमें पता है कि 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ पे 2 को लिखा है इन्होंने x plus 1, तो हम 2 को x plus 1 लिखा है इन्होंने, तो 2 को यहाँ पे x plus 1 लिखा है, तो हम लिख सकते हैं इसको x की जगह, तो इसका मतलब है x plus 1 is equal to 2 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 - 1 यानी 1, x की वैल्यू है 1, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, तो 1 + 1 होता है 2, तो x 1 + 1 2 यानी x स्क्वायर 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो 3x + 1 क्या होगा, तो x की वैल्यू 1 है, तो 3x + 1 + 1 यानी 2, 3 की स्क्वायर यानी इसको लिखते हैं 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो क्या होगा इसकी वैल्यू 9, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/3 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू
वन थर्ड ऑफ स्ट्रेट एंगल, वन थर्ड होता है 1/3, वन थर्ड ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, इक्वल टू 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 0, तो कितना होगा वन थर्ड 60, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल सा। तो ये नंबर आपके पास दिया है 0 0 1 1 2 3 0 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 0 और लग जाएगी। डेसिमल पहले कितने नंबर के बाद था, 1 2 3 4 5 नंबर के बाद था। अब टोटल नंबर के 5 नंबर बाद डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 5 यहाँ पे, यानी 0 0 1.12000, यानी इसको हम ले सकते हैं 1.12। ठीक है, स्टार्टिंग के जीरो भी लगाने को मतलब नहीं है, लास्ट में भी कोई मतलब नहीं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, रिक्त स्थान को भरिए, यदि एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है तो ए एन क्या होगा। फॉर्मूला ही भरना है यहाँ पे। तो फॉर्मूला होता है ए एन का ए जमा एन माइनस एक डी एपी का, तो ए आएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ए प्लस एन माइनस वन डी, फॉर्मूला है। नेक्स्ट है 1331 का घनमूल क्या होगा, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1331। देखिए ये क्यूब रूट 8th की एनसीईआरटी में है कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, 8th की एनसीईआरटी में है क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो क्यूब रूट निकालने के लिए इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो 11 से 11 1 जा 11, 2 कैरी, थर्ड 23 हो गया, 11 2 जा 22, एक बच गया 11 हो गया यहाँ पे, 11 1 जा 11, 11 11 जार 21, 11 1 जा 11, तो 3 पेयर आ गए हमारे पास, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो क्यूब रूट में 3 पेयर करते हैं, तो यानी इस 3 पेयर में से एक नंबर यानी 11, तो 11 का क्यूब रूट है 1331, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ की विभाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे एक क्यूबॉइड दिया गया है, यहाँ पे एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या दिया है हमारे पास, एक ऐसा क्यूब दिया गया है, इसका हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसकी लेंथ दी गई है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, मान लेंथ दी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी गई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और हाइट दी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला ही होगा इसमें यूज सरफेस एरिया के लिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो 2 इंटू लेंथ क्या है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ 40, तो लेंथ और ब्रेड्थ 40 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट 4 3 ज़ा 12 प्लस हाइट प्लस लेंथ 30, इसको सम कर लेंगे 70 40 प्लस 30 70 70 प्लस 10 80 80 प्लस 2 82 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 ज़ार 4 8 2 ज़ार 16 164 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.65 भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो डेसिमल नंबर 0.65 को परसेंटेज में बदलना है जब, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 65 100, 2 जीरो के बाद डेसिमल है तो 2 जीरो के बाद डेसिमल लग जाएगा, हमारे पास आएगा 65.0 यानी 65%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स इज इक्वल टू। पॉलीगन यानी बहुभुज है, बहुभुज के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, साइड्स है 5, तो सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री। हमारे पास साइड्स हैं उसकी दी हुई पॉलीगन की 5, हमने ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो इससे डिवाइड कर देंगे 5 1 जा 5 5 7 जा 35 1 कैरी 10 5 2 जा 10, हमारे पास आया 72 डिग्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, अ ट्रेडर bought an item for 500 and sold it for 450 rupees, what is his loss percent। एक आइटम खरीदी ट्रेडर ने 500 रुपये भी, यानी उसका कॉस्ट प्राइस था वो था 500 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस था उसका 450 रुपीज़, यानी उसको लॉस हुआ 50 रुपीज़ का। लॉस परसेंटेज निकालनी है हमने, तो लॉस कितना हुआ, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 50 कॉस्ट प्राइस है 500 रुपीज़ इंटू 100,
0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, हमारे पास आया 10%। लॉस कितना हुआ? 10%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा की लंबाई क्या है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 20 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन साइड इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर साइड? हाइपोटेन्यूज जो यहाँ पे है वो दी गई है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। एक साइड हमने निकालनी है क्योंकि ये एक राइट एंगल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। हाइपोटेन्यूज ये है, इसको दिया है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, एक दी है हमारे पास लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो अदर साइड हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस भी इसमें यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर हम इसको माने ए बी और सी, तो जो हमारे पास यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। तो ए बी का होल स्क्वायर हमें हमारे पास है नहीं, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। ए सी हमारे पास दिया है 12, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर 20 का होल स्क्वायर। ओके, तो एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस 12 का होता है 144 माइनस 20 का होता है क्यूब जो है स्क्वायर 400। तो इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 144। तो चार चार 100 में से 144 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 256। ये आया एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर 256 है तो एक्स कितना होगा? एक्स होगा √256। तो 256 किसका अंडर है? तो √256 होगा 16। 16 का स्क्वायर होता है 256, तो x होगा 16, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 114। 0.33 को p बटा क्यू के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे जो 3 है ये रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। तो इसको अगर हम x मान लें, x इक्वल टू 0.33 और 3 ये रिपीट हो रहा है 3। ओके, तो अगर हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इक्वल टू 3.333 रिपीट होता रहेगा। अब क्या करना है? सब्सट्रैक्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकंड होगी। इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को हम माइनस करना है, तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.333 माइनस 0.333। तो 10x माइनस एक्स 9x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3/9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी x आया हमारे पास 1/3। ये तब होगा अगर रिपीटेड नंबर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 6 b इज इक्वल टू 17 देन इवेल्युएट HCF AB इंटू LCM AB। अगर HCF निकाले हम 6 और 17 का, तो 6 के HCF होंगे 17। जो ये देखो ये नंबर कैसा है? 17 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर क्या होंगे? 17 होगा और 1 होगा। तो इसके जो कॉमन फैक्टर आएंगे हमारे पास वो एक ही होगा, 6 और 17 में कॉमन फैक्टर 1, तो इसका HCF क्या आएगा? 1। LCM क्या आएगा इसका? 6 और 17 का LCM वही आएगा, 2 3 आर 6, 17, 3 1 जा 3, 17 7 17, 3 2 आर 6, 17 6 आर 102। तो LCM आया हमारे पास 102। HCF क्या था हमारे पास? HCF था 1, तो 102 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा? 102, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के बाकी दो कोण हमेशा फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल द अदर टू एंगल्स आर ऑलवेज। देखो यहाँ पे बोला है एक राइट एंगल है जिसमें एक 90 डिग्री एंगल है, एक एंगल तो 90 डिग्री का है। ओके, ये तो 90 डिग्री का है। अब ये दो एंगल बचते हैं, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ इन एनी ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री तीनों एंगल का सम है, एक्स का, वाई का और एक 90 डिग्री है। ठीक है, एक तो 90 हो गया, दूसरे कितने बचे? बाकी दो, बाकी बचे हमारे पास 90। ठीक है, एक्स और वाई बचे 90, यानी इन दोनों को मिला के बनेगा हमारे पास 90, दोनों एंगल का सम। यानी अब 90 से कम ही होंगे दोनों, या तो 89 और 1 भी हो सकता है, यानी कम ही होंगे दोनों, 90 से कम ही होंगे। ओके, तो जो एंगल 90 से कम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एक्यूट एंगल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एक्यूट एंगल। जब एक 90 दिया गया है तो बाकी 290 से कम ही होंगे क्योंकि तीनों का सम 180 है। सिंपल सी बात है, एक्यूट एंगल होंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। घनाभ एक कैसे आकृति है? क्यूबॉइड इज अ 3D शेप। 3D होती है जो 3 डायमेंशनल होती है, जिसमें लंबाई भी होती है,
चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, हाइट भी होती है। क्यूबॉइड ये हो गया क्यूब, ठीक है, ये होगी रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल के बाद हम मिला के बन जाएगा हमारा क्यूबॉइड, ये बन गया क्यूबॉइड। देखो इसमें हाइट भी है, लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, तो ये है क्यूबॉइड, 3 डायमेंशनल है इसमें। एक डायमेंशन ये है, एक ये है और सेकंड थर्ड ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं स्थित है? 3 स्क्वायर यानी 9 एंड 4 स्क्वायर 16, इसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है? नेचुरल नंबर कितने हैं इसके अंदर? 6 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी? 10, 11, 12, 13, 14, 15 के बीच में बोला है, ये नहीं करनी है, 16 और 9 काउंट नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर हैं इन दोनों के बीच में। ओके, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के बीच में ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 2 5 6 4 3, ये नंबर दिए गए हैं, इनका मोड क्या होगा? मोड कौन सा होता है? मोड वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो कौन सा नंबर रिपीट हुआ है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखें, अगर 4 कितनी बार आया, एक बार 4 यहाँ पे, एक बार ये 3 बार 4 आया, 5 2 टाइम्स है, 6 सिंगल टाइम है, 3 2 टाइम्स है। तो 4 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, कितनी बार? 3 बार। तो 4 जो है ये क्या होगा? मोड होगा 4। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मोड है 4। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 120। यदि 76 को 4 7:5:3:4 के अनुपात में बांटा जाए तो सबसे छोटा भाग क्या होगा? हमारे पास रेशो दी गई है 7:5:3:4, तो इन सभी रेशो को सम करेंगे अगर 4 3 7 7 7 14 14 और 5 19, 7 + 5 + 3 + 4, इनका सम हो जाएगा 19। स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है इसमें? तो 76 को बांटना है, तो 76 को इतने रेशो में बांटना है, तो इनमें अगर एवरी पार्ट की अगर वैल्यू देखें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 19 से। तो 19 1 19, 19 4 46, तो 4 पार्ट में यानी 4 इसमें, एक पार्ट की वैल्यू आई 4, एक पार्ट की वैल्यू 4 है, तो पहली में 7 पार्ट हैं, तो 7 × 4 कितना आएगा? 28। सेकंड पार्ट में है 5, 5 4 जार 20, थर्ड में है 3, 3 4 जार 12, फोर्थ में 4, 4 4 जार 16। तो सबसे छोटा कौन सा है? थर्ड पार्ट सबसे छोटा है, 3 4 जार 12, देखिए 12 सबसे छोटा है यहाँ पे। 28 20 12 और 16 में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट है 12, तो स्मॉलेस्ट पार्ट इज 12, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, सो दैट्स इट। जीएस पोर्शन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है सबसे पहले। तो ये 150 क्वेश्चन थे। एग्जामिनेशन का लेवल कैसा था कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुझे एग्जामिनेशन का लेवल जैसा प्रीवियस ईयर में जेबीटी टैट के एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं, डीएलएड टैट के, उससे ज़्यादा हाई था। चाहे साइकोलॉजी ले लीजिए, चाहे जीके पोर्शन ले लीजिए, या फिर आप देखिए मैथ्स इजी टू मॉडरेट था, मैथ्स को मैं ज़्यादा टफ नहीं मानूंगा, लेकिन अदर सेक्शन साइकोलॉजी जीके ये एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर के पेपर अगर देखें तो उनसे ज़्यादा टफ थे। ओके, मैं ये नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा टफ थे, लेकिन प्रीवियस ईयर से अगर कंपेयर करें, या एचपी टैट जो जून 2025 में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं अदर सब्जेक्ट के, जैसे नॉन मेडिकल के, मेडिकल के, इन सभी एग्जामिनेशन के टैट हुए हैं, उनकी साइकोलॉजी पोर्शन बहुत ईजी था एज कम्पेयर टू दिस। एक तो एचपी टैट कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाल देता है, कोई सिलेबस नहीं है कि स्पेशली साइकोलॉजी का और जीके का, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है रैंडमली। तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपका क्या स्कोर रहा। पीडीएफ्स आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे, फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।